गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम 24 जुलाई के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एक क्वेश्चन, एक एक फैक्ट जो कि आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम रिलीवेंट है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं 24 जुलाई के करंट अफेयर को। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो हाल ही में देखिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय बने हैं हाल ही में अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा को आप जानते होंगे, नाम सुना होगा। चीन में बीजिंग में ओलंपिक हुआ था 2008 में। उसमें व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था शूटिंग में। आज तक व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला गोल्ड जीतने वाले ओलंपिक में भारतीय कौन थे? तो ये थे अभिनव बिंद्रा। हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के ओलंपिक ऑर्डर से ये सम्मानित किए गए हैं। दूसरे ऐसे भारतीय, तो पहले कौन थे? पहली थी इंदिरा गांधी। हम बात करेंगे, ठीक है। तो इंडियन शूटर है, सबसे पहले तो ये याद रखिए, अभिनव बिंद्रा, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इन्हें हाल ही में ओलंपिक ऑर्डर को दिए जाने की घोषणा की है। अब ये ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किए जाएंगे। अगस्त में पेरिस में देखिए 142 आईओसी सेशन का आयोजन किया जाएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का 142वां सेशन आयोजित किया जाएगा और वहां पर भारत के अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जाएगा। इनके पहले फॉर्मर पीएम रही है इंदिरा गांधी, इन्हें ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया था सबसे पहली बार 1983 में, ठीक है। और अभिनव बिंद्रा यह सम्मान पाने वाले दूसरे भारतीय। आउटस्टैंडिंग जो कंट्रीब्यूशन है ओलंपिक के क्षेत्र में अभिनव बिंद्रा का, इसके लिए इन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है, ठीक है। तो आपको यह समझ में आ गया, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ओलंपिक ऑर्डर प्रदान करती है। अभी तक केवल 2 इंडियन को मिला है। इसकी शुरुआत की थी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 1975 में। इसे किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसने स्पोर्ट्स की फील्ड में कोई भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, ठीक है, अपना कोई भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हो, तो ऐसे व्यक्ति को दिया जा सकता है। पहले इंदिरा गांधी जी को दिया जा चुका है और अब अभिनव बिंद्रा को दिया जाएगा। अभिनव बिंद्रा भारत के उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करते हैं, शूटिंग के खिलाड़ी हैं। 2008 में, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल इन्होंने अपने नाम किया था। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला गोल्ड लाने वाले भारतीय। इन्हें खेलों में इनके योगदान के कारण अर्जुन अवार्ड दिया गया था 2000 ईस्वी में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2002 में दिया जा चुका है और पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है 2009 में, ठीक है। तो मोटे तौर पर अभिनव बिंद्रा की जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब मैंने आपको यहां पर बता दी। अब इनसे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली एग्जाम में फाइट कर पाएंगे। ओके, आगे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आज का हमारा फोकस क्वेश्चन भी है, तो ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है फुल बजट आया इस बार, तो निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2024 में पेश किया गया बजट 2024 का साइज कितना है इकोनॉमी के आधार पर? तो बजट 2024 का अगर साइज देखें तो हमारा इस बार का जो बजट आया है वो 48,21,000 करोड़ रुपए इसका साइज है। ओके, तो आंसर हो जाएगा यहां पर आंसर डी। निर्मला सीतारमण जी जो कि भारत की फाइनेंस मिनिस्टर है, 7वीं बार इन्होंने बजट पेश किया है। कहां पर? लोकसभा में या राज्यसभा में या पार्लियामेंट बोल रहे हैं, ठीक है। बजट की थीम की बात करें तो 4 थीम यहां पर बजट की देखने को मिलती है जिन पर कॉन्सेंट्रेट देखने को मिलता है गवर्नमेंट का। एक तो है एम्प्लॉयमेंट, सेकंड स्किल बढ़ाई जाए युवाओं में, थर्ड मिडिल क्लास के लिए अच्छे यहां पर इनिशिएट लिए गए हैं, और जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस है उन पर फोकस रखा गया है बजट में। देखिए, बजट से रिलेटेड 2 वीडियो आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्रेजी जीके ट्रिक पर अवेलेबल है। यहां पर मैं आपको शॉर्ट में फिर भी बता दे रहा हूं, पर आप वो वीडियो देख लीजिएगा, वहां पर बहुत ही डेप्थ में पूरे बजट को समझाया गया है, तो वो वीडियो आप वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, मैं आपको यहां पर शॉर्ट में समझा देता हूं। 4 मेजर कास्ट पर यहां पर फोकस किया गया है बजट पर। किस पर? एक तो गरीब, फार्मर, इसके अलावा महिलाएं, विमेन और यूथ, 4 पर फोकस किया गया है। बजट का साइज आपको पता चल गया, 48,21,000 करोड़ रुपए का बजट का साइज है।
अब मेन मिनिस्ट्री अगर हम देखें कि किसको कितना पैसा अलॉट हुआ बजट में, तो सबसे ज्यादा फाइनेंस मिनिस्ट्री को ही अलॉट हुआ है 18.5 लाख करोड़ रुपए। फिर आता है डिफेंस मिनिस्ट्री जिसको 6,21,000 करोड़ रुपए अलॉट हुए ऑलमोस्ट। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2,78,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए। रेलवे मिनिस्ट्री को 2,55,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए और होम मिनिस्ट्री को 2,19,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए। फिर यहां पर देख लीजिएगा 3 और मेंशन किए, एक बार इनको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। एग्रीकल्चर स्पेशली याद रख सकते हैं आप, एग्रीकल्चर और किसान कल्याण मंत्रालय को 1,52,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए। अब यहां पर प्रोग्राम की बात करें कि मेन प्रोग्राम में कहां पर पैसा अलॉट किया गया, तो काफी सारे, पर मैं आपको 2-4 बता देता हूं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके लिए 2,05,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए। मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए बजट में। प्रधानमंत्री आवास योजना 85,000 करोड़ रुपए और जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं इस बार के 2024 के बजट में, ठीक है। बजट का अगर हम इतिहास देखते हैं तो ये एक फ्रेंच वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है जिसे बुजेट कहा जाता था, चमड़े का बैग, क्योंकि उस वक्त जो बजट आया था ना पहला वो आया था एक चमड़े के थैले में, तो उसका नाम पड़ गया चमड़े का थैला या बुजेट। तो वहां से वो वर्ड थोड़ा सा चेंज हुआ वक्त के साथ और वो हो गया बजट, ठीक है। सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा ही बजट होता है, ठीक है। अगर हम सिंपल उसकी डेफिनेशन देखते हैं तो भारत की बात करते हो तो देखिए संविधान में बजट शब्द का डायरेक्ट उल्लेख तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन संविधान के आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई, यही बजट है। तो सेंट्रल बजट 112 आर्टिकल में उल्लेखित है संविधान में, और स्टेट बजट आर्टिकल 202 के तहत लाया जाता है, संविधान के 2 आर्टिकल, ठीक है। इतिहास में जाते हैं तो 3 प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्री के रूप में भी रहे हैं और बजट पेश किया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, ठीक है। इसके अलावा पहला बजट इतिहास में 1733 में ब्रिटेन में आया था, प्रोफेसर फिलिप लेकर आए थे। इंडिया की बात करते तो भारत का पहला बजट अंग्रेजों के शासनकाल में 1860 में लाया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा, ठीक है। इसके बाद स्वतंत्र भारत का पहला बजट लाने का श्रेय षणमुखम शेट्टी को दिया जाता है 1947 में, और संविधान लागू होने के बाद पहला बजट 1950 में जॉन मथाई लेकर आए थे, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है बजट के बारे में जो कि आपको याद रखना चाहिए। भारत में सबसे ज्यादा बार बजट आज तक किसने पेश किया है, तो मोरारजी देसाई ने 10 बार वित्त मंत्री रहते हुए बजट पेश किया है, ठीक है। तो एक फैक्ट को याद रखना इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं। भारत की पहली महिला जिन्होंने बजट लेकर आई थी वो इंदिरा गांधी थी 1970 में, ठीक है, पहली बार जो महिला बजट लेकर आई। इंडिया का पहला रेलवे बजट जो है वो जॉन मथाई लेकर आए थे 1924 में, रेलवे बजट। पहला डिजिटल बजट की बात करें, पेपरलेस बजट, ठीक है, जो कि डिजिटल माध्यम से लाया गया निर्मला सीतारमन जी के द्वारा 2021 में। और इंडिया का लास्ट रेलवे बजट लाए थे सुरेश प्रभु 2016 में। उसके बाद फिर रेल बजट और आम बजट को कंपाइल कर दिया गया, एक साथ लाया जाता है, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है बजट की, याद रखना इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ने से पहले आज का ऑफर ऑफ द डे मैं आपको बता देता हूं। तो आज आप सभी के लिए देखिए साइंस का अक्षय सर का कोर्स अवेलेबल है 199 रुपीज में, काफी नॉमिनल चार्जेस से। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया गया है। सभी वनडे एग्जाम के लिए ये आपके लिए सफिशिएंट होगा साइंस का कोर्स से। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप इजीली जाकर इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। हिंदी में है कोर्स, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी अदर क्वेरी है आपकी, कोई भी डाउट आ रहा है कोर्स के बारे में, आपको कुछ भी पूछना है, तो नीचे आपको हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, इन पर आप कॉल करके आपकी क्वेरी ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी नागरिक अभय हस्तम योजना शुरू की है? तो अगर हम राजीव गांधी नागरिक अभय हस्तम योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत की है तेलंगाना सरकार ने। किसने? तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट द्वारा राजीव गांधी नागरिक अभय हस्तम योजना शुरू की गई। ये जो योजना है ना, स्पेशली राज्य में सिविल सर्विसेज के लिए छात्र प्रोत्साहित हो सके, सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए राज्य के जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको प्रोत्साहित किया जा सके, यह उद्देश्य है।
किया क्या जाएगा, राज्य में अगर कोई भी स्टूडेंट यूपीएससी प्रीलिम्स निकाल लेता है, क्वालिफाई कर लेता है, प्रीलिम्स क्रैक कर लेता है, तो उस कैंडिडेट को 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। लेकिन यहां पर जनरल में अनरिजर्व कैटेगरी बाहर है, केवल ईडब्ल्यूएस को इंटर किया गया है। ईडब्ल्यूएस के अलावा, जनरल के ईडब्ल्यूएस के अलावा ओबीसी, एससी और एसटी, इन स्टूडेंट को 1 लाख रुपए तक प्रीलिम्स पास करने पर दिए जाएंगे राज्य सरकार के द्वारा। इसे ही नाम दिया गया है राजीव गांधी नागरिक अभय हस्तम योजना, तेलंगाना सरकार की योजना है। हाल ही में खबरों में रहा एंजल टैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको पता है बजट में एंजल टैक्स को खत्म करने की घोषणा की है गवर्नमेंट ने। ये जो है ना, स्टार्टअप द्वारा जुटाए गए धन पर लगाया जाने वाला एक टैक्स है, जो कि अब खत्म किए जाने की घोषणा की गई है। आंसर सी हो जाएगा, एंजल टैक्स। क्या होता है कि देखिए, स्टार्टअप कोई नया खुलता है, यहां पर देखिए हिंदी में था, और ये जो इंग्लिश मीडियम के आप जो स्टूडेंट है वो यहां पर क्वेश्चन देख लेना, एक स्लाइड में आ नहीं पा रहा था तो अलग अलग किया। एंजल टैक्स होता क्या है समझिए, एक स्टार्टअप है, नया नया कोई स्टार्टअप आया, अब उसको क्या इन्वेस्टर मिल गया और इन्वेस्टर ने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो वो जो इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्ट कर रहा है, उस पर जो टैक्स लगता है ना, वो कहलाता है एंजल टैक्स। लेकिन अब बजट 2024-25 में इस टैक्स को जो भारत की फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने खत्म करने की घोषणा की है। उद्देश्य क्या है खत्म करने का? तो इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम को पावरफुल बनाना, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना। सीधी सी बात है भाई, अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है स्टार्टअप को और आप उस पर टैक्स वसूले जाओगे, तो कभी भी कोई स्टार्टअप ऐसे आगे कैसे बढ़ेगा? तो जो भारत में एंटरप्रेन्योर है उनको बढ़ावा देना, स्टार्टअप को बढ़ावा देना, है ना, स्टार्टअप के क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देना, एंजल टैक्स को खत्म किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। पहले लगाया गया था ताकि गवर्नमेंट चाह रही थी कि जो ब्लैक मनी है उस पर कंट्रोल किया जा सके, ब्लैक मनी को जो व्हाइट मनी में ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं स्टार्टअप के माध्यम से, उन पर रोक लगाई जाए, उन पर लगाम लगाई जाए। पर अब टैक्स को खत्म किया जा रहा है, एंजल टैक्स को। 65th इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड प्रतियोगिता में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 65वें इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड की बात करें तो इस प्रतियोगिता में इंडिया चौथे रैंक पर रहा है। कौन से रैंक पर? चौथे रैंक पर। ब्रिटेन में हाल ही में इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड का आयोजन किया गया, एक कंपटीशन है मैथ्स का, ठीक है। 65th सेशन है, सीजन है इस बार 2024 में, ब्रिटेन में आयोजित किया गया। इस कंपटीशन में 167 स्कोर के साथ इंडिया 4th पोजीशन पर रहा है। पहली पोजीशन पर रहा अमेरिका, जिसे 192 का स्कोर मिला फर्स्ट प्लेस पर, चाइना सेकंड पर, और साउथ कोरिया यहां पर रहा है 3rd प्लेस पर, ठीक है। तो इंडिया की बात करते तो इंडिया यहां पर 4th प्लेस पर रहा है इस कंपटीशन में 167th स्कोर के साथ, ठीक है। इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड की बात करते हैं तो हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए मैथ्स के लिए एक वर्ल्ड चैंपियनशिप आप इसको मान सकते हैं। मैथ्स के क्षेत्र में एक वर्ल्ड चैंपियनशिप है। आयोजन 1959 में दुनिया भर के अलग अलग देशों में किया जा रहा है। 1959 से आयोजित किया जा रहा है। कॉप के तहत जानते हैं कॉप क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉप, ठीक है। या फिर आप इसको कॉप 29 भी बोल सकते हैं, कॉप 29, क्योंकि इस बार कॉप की 29वीं बैठक है। कॉप 29 बोल सकते हैं आप इसको। कॉप 29 के तहत किस देश में क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया गया? तो क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया गया है अजरबैजान के द्वारा। किसके द्वारा? अजरबैजान। कॉप 29 के तहत, क्योंकि 2024 में जलवायु परिवर्तन पर जो यूनाइटेड नेशन का सम्मेलन है कॉप 29, वो अजरबैजान के बाकू में आयोजित किया जाएगा। तो इसी के तहत क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड की शुरुआत भी अजरबैजान के द्वारा हाल ही में की गई, ठीक है। अजरबैजान ने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड की शुरुआत की है ताकि जितने भी विकासशील देश हैं उनको हरित परियोजना, ग्रीन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में मदद की जा सके और वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखें, स्थिर रख पाए, ये लक्ष्य को प्राप्त कर सके।
तो इसके लिए क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड की शुरुआत की है अजरबैजान ने। ठीक है ना। देखिए यह जो फंड है जितने भी विकासशील देश है उनके साथ साथ अदर देशों को भी 1.5 डिग्री सेल्सियस तक वैश्विक तापमान को स्थिर रखने में मदद कर सकता है। नॉर्मली देखिए शुरुआत में $1 बिलियन की राशि जुटाई जाएगी सारी मेंबर कंट्रीज से, ताकि विकासशील देशों को डिस्ट्रीब्यूट की जा सके कि वो अपने यहां पर ग्रीन एनर्जी के लिए काम करे, ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए काम करें। ठीक है। तो COP29 की यहां पर स्पेशली बात करते हैं। जलवायु परिवर्तन पर यूनाइटेड नेशन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। इस साल COP29 है, आयोजन किया जाएगा नवंबर 2024 में अजरबैजान के बाकू में। ठीक है। और यहीं पर इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड। शुरुआत में $1 बिलियन की राशि जुटाई जाएगी ताकि क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ा जा सके। स्पेशली विकासशील देश अपने यहां पर वो जो पैसा उनको मिले उससे जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, उनके लिए काम करे, हरित परियोजनाओं के लिए काम करे, है ना। इस फंड का 50% जो विकासशील देश है उनमें देखिए क्लीन एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, इसके अलावा जलवायु लचीलापन और न्यू टेक्नोलॉजीज ग्रीन एनर्जी के लिए, इसके लिए प्रोवाइड किया जाएगा 50%, ताकि सारे विकासशील देश अपने यहां पर ग्रीन प्रोजेक्ट को लागू करने में प्रयास कर सके। श्रमिक बसेरा योजना के तहत गुजरात सरकार कितने रुपए प्रतिदिन के किराए पर आवास उपलब्ध करवाने वाली है या करवाए जाएंगे। तो श्रमिक बसेरा योजना, पहला तो यह समझो कि लाया कौन है, किस गवर्नमेंट ने अनाउंस की है। श्रमिक बसेरा योजना को अनाउंस किया है गुजरात सरकार ने, और इसके तहत राज्य के जो श्रमिक वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उनको ₹5 प्रतिदिन में आवास उपलब्ध करवाया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। आंसर ए। ठीक है। तो गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने हाल ही में 15,000 जो राज्य में कंस्ट्रक्शन वर्कर है उनके लिए ₹5 प्रतिदिन के हिसाब से उनको अस्थायी आवास उपलब्ध करवाए जा सके, इसके लिए एक स्कीम को लॉन्च किया, और इस स्कीम का नाम है श्रमिक बसेरा स्कीम, गुजरात सरकार की। ठीक है। देखिए 3 वर्षों में, आने वाले 3 वर्षों में इस पूरी योजना के तहत 3 मिलियन जो श्रमिक हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, उनको लाभ दिया जाने वाला है। गुजरात के अलग अलग स्थान पर आवास केंद्र स्थापित किए जाने वाले हैं। 3 साल में 3 मिलियन जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है उन तक पहुंचा जाएगा। 3 मिलियन मतलब 30 लाख। ठीक है। 30 लाख को आवास प्रदान किए जाएंगे ₹5 प्रतिदिन के रेट से। प्रोजेक्ट पर 1500 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है आगे 3 साल में। तो श्रमिक बसेरा स्कीम या योजना किस सरकार ने लॉन्च की? गुजरात सरकार ने। ₹5 प्रतिदिन के हिसाब से कंस्ट्रक्शन वर्कर को या फिर जो राज्य के निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक है उनको आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है। चर्चा में रही 9 डैश लाइन को कौन सा देश अपनी आधिकारिक समुद्री सीमा मानता है? तो अभी देखिए 9 डैश लाइन सुर्खियों में रही। इसको आधिकारिक सीमा घोषित करता है या मानता है चाइना। चाइना वैसे भी कुछ भी करता है तो वो तो भैया हवा में ही चलता है। तो ये मानता है कि भैया 9 डैश लाइन जो हमने खींची है, कहां पर? प्रशांत महासागर में, वो हमारी आधिकारिक सीमा, और उसके अंडर में जो भी देश है, जो भी क्षेत्र, वो हमारा है। बताओ, पूरे वर्ल्ड पे खींच दे किसी दिन तो पूरा वर्ल्ड हो जाएगा इनका। तो चाइना और फिलीपींस ने, क्या हुआ था कि एक साउथ चाइना सी में एक द्वीप है, शोल द्वीप। फिलीपींस अपना दावा करता है, चाइना अपना दावा करता है, ये फिलीपींस के क्षेत्र के अंदर, पर इस पर चाइना अपना दावा करता है। चाइना बोलता है कि भैया ये हमारी समुद्री सीमा 9 डैश लाइन के अंदर है तो हमारा है। ठीक है। 9 डैश लाइन कभी ऑफिशियली चाइना ने प्रशांत महासागर में इमेजिन कर ली। ऑफिशियल मैप पर वो 9 डैश लाइन को दर्शाता है प्रशांत महासागर में, और वो बोलता है कि भैया 9 डैश लाइन जहां जहां तक फैली है वो हिस्सा हमारा है। और इंटरेस्टिंग ये है कि प्रशांत महासागर का जो उसका एरिया है, कहां का? साउथ चाइना सी का 90% क्षेत्र वो 9 डैश लाइन में इंक्लूड करता है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, भैया इसके जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन है
वो भी इस लाइन के अंदर आते हैं, मतलब इनका तो कोई समुद्री क्षेत्र ही नहीं, सब चाइना का है। 2016 में यूनाइटेड नेशन अधिकरण ने 9 डैश लाइन को डिसमिस कर दिया था, रद्द कर दिया था, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देने से इनकार कर दिया था। तो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता तो है ही नहीं, चाइना ही मानता है कि भैया 9 डैश लाइन है। तो अगर आप मैप देखेंगे ना तो देखो ये चाइना है, ये जितना भी आपको एरिया दिख रहा है ना, ये 9 डैश लाइन मानता है चाइना। अभी सुर्खियों में था क्योंकि फिलीपींस के साथ एक द्वीप को लेकर इसका विवाद था, जिसके समाधान के लिए इन दोनों देशों के मध्य में समझौता हुआ है। ठीक है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023-24 का अवार्ड किसे दिया गया? तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023-24 का अवार्ड दिया गया है इंदुमती कथीरेसन को। आंसर बी, विमेंस फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर 2023-24 के लिए इंदुमती कथीरेसन। ठीक है। काफी सारे अवार्ड दिए गए, यहां पर आपको विमेंस फुटबॉल ऑफ द ईयर समझ में आया, किसे दिया गया? इंदुमती कथीरेसन को, तमिलनाडु से बिलोंग करती है। इसके अलावा मेंस फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर 2023-24 का अवार्ड दिया गया है मिजोरम के लल्लिया जुआला छंगंटे को। ठीक है, नाम पढ़ लेना क्योंकि साउथ इंडियन और जो पूर्वोत्तर भारत के नाम है वो थोड़े अलग होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां के स्थानीय नाम। तो ये मिजोरम के, एक और बार पढ़ने की कोशिश करते हैं, लल्लियान जुआला छंगटे। ठीक है, इन्हें दिया गया है मेंस फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड। विमेंस फुटबॉल ऑफ द प्लेयर, विमेंस फुटबॉल या फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड समझ में आ गया। इंदुमती कथीरेसन तमिलनाडु से है। प्रोमिसिंग मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? तो प्रोमिसिंग मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया डेविड लाल हलन सांगा। ठीक है। फिर मेंस कोच ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? तो ये खालिद जमील, ठीक है, जमशेदपुर एफसी के हेड कोच हैं। इसके अलावा विमेंस कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है शुक्ला दत्ता को, जो कि अंडर 19 विमेंस फुटबॉल टीम की कोच है। तो ये कुछ अवार्ड है जो कि आपको याद रखना चाहिए, फुटबॉल के हैं, याद रख सकते हैं थोड़े, क्योंकि भारत के ही सारे खिलाड़ियों को दिए गए, तो भारतीय खिलाड़ियों को दिया जाने वाला अवार्ड है ऑब्वियसली, क्योंकि दे कौन रहा है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, तो एक बार नोट कर लेना पॉज करके या रिवाइंड करके देख लेना, समझ में आ जाएंगे। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात करें तो भारत में फुटबॉल खेलों को गवर्न करने वाली बॉडी है। 1937 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और कल्याण चौबे वर्तमान में इस संस्था के अध्यक्ष के पद पर हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है? तो दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है चाइना ने। किसने बनाई? चाइना। ठीक है, चाइना ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है। अब ट्रेन की विशेषता क्या है? तो नॉर्मल ट्रेनों की तुलना में ये काफी हल्की है। ठीक है, इसीलिए प्रदूषण भी बहुत हद तक इन ट्रेनों से कम किया जा सकता है। यह दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन है, चाइना ने इसे डेवलप किया है। ओके, तो यहां पर 24 जुलाई के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में समझे, एक एक क्वेश्चन को समझा, एक एक फैक्ट को समझा। अब हम आते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। एक बार फटाफट एमसीक्यूज में आंसर ले लेते हैं। देखिए क्या थे क्वेश्चन। इकोनॉमिक सर्वे 2024 फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.5 से 7% तक रहने का अनुमान है। फॉर्मूला 1 कार रेस हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता? तो यह जीता है ऑस्कर पियास्त्री। गोल्फ टूर्नामेंट द ओपन चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? तो गोल्फ टूर्नामेंट है द ओपन चैंपियनशिप 2024, इसका खिताब अपने नाम किया है जेंडर शाफेल ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर को मोटर जीपी इंडिया में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो मोटर जीपी इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है शिखर धवन, भारतीय क्रिकेटर। किस राज्य सरकार द्वारा उपवन और हेरिटेज वन योजना शुरू की गई? उपवन और हेरिटेज वन योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में शुरू की है। चर्चा में रहा ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? ईटानगर कहां है? अरुणाचल प्रदेश। तो ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी
अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यूनाइटेड यूएसए में स्थित इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन? तो यह है लिएंडर पेस। हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया? भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया मनोलो मार्केस को। निम्नलिखित में से किसे गांधी मंडेला 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गांधी मंडेला 2020 पुरस्कार दिया गया है रिगोबेर्ता मेंचू तुमको। लास्ट क्वेश्चन क्या था? 22 जुलाई को पीआर श्रीजेश ने संन्यास की घोषणा की है, यह किस खेल से संबंधित है? तो पीआर श्रीजेश की बात करें तो ये हॉकी के बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हॉकी खेलों से संन्यास की घोषणा की। ओके, तो यहां पर लास्ट डे का रिवीजन हो गया। अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। आंसर ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन क्या था? चापरकूट त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है मिजोरम में। अल मोहद अल हिंदी 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और सऊदी अरब के मध्य में आयोजित किया जाता है। और रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला डीजीपी नियुक्त की गई? तो यह महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला डीजीपी के रूप में नियुक्त की गई है रश्मि शुक्ला। तो यहां पर हमें आंसर मिल गए। अब 3 क्वेश्चन जिनका आंसर करना है आपको कमेंट बॉक्स में, ध्यान से सुनिएगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा? यूनाइटेड नेशन एजेंसी ने भारत में किसे लैंड हीरो के रूप में नामित किया? और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? और साथ ही साथ यह भी बताना कि किस झील पर स्थित है। ठीक है, 2 चीजें आंसर करिएगा। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में और किस झील पर स्थित है? तो तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगेन मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको जो पहला इंटरफेस दिखाई देगा एप्लीकेशन पर या वेबसाइट पर, वहां पर आप देखना आपको डेली करंट अफेयर वाला फोल्डर दिखाई देगा। उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको सभी दिनों की डेली करंट अफेयर की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको कब की चाहिए? 24 जुलाई, 23 जुलाई, 22 जुलाई, जून तक। ठीक है, सारी पीडीएफ आपको डेली करंट अफेयर की वहां पर मिल जाएगी, एक क्लिक पर डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पर वीडियो भी वॉच कर सकते हो साथ ही साथ। ठीक है, तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपके लिए पीडीएफ अवेलेबल है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।